नमस्कार मित्रों, बुद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं रंजीत कुमार सिंह, आप जानते होंगे कि मैं इस संस्थान में ऑफलाइन आप लोगों को पढ़ाता था इतिहास, और ऑनलाइन में भी आपको इतिहास ही पढ़ाऊंगा। और आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, और उस अध्याय से विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे तमाम विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। लेकिन आज उन समस्याओं का हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपका भविष्य में इस अध्याय से किसी भी प्रकार की गलती न हो। तो हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और इससे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पहली बार इसका नाम दे रहे हैं जॉन मार्शल महोदय दे रहे हैं। जॉन मार्शल महोदय क्या दे रहे हैं कि पहली बार सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नाम जॉन मार्शल महोदय दे रहे हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी लोग जानते होंगे कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता किसने कहा? नगरीय सभ्यता गार्डन चाइल्ड महोदय ने सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा, जबकि जॉन मार्शल ने पहली बार जो है इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा। आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। एक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और ये सिंधु घाटी की सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। ये या दक्षिण एशिया की ये पहली प्राचीन सभ्यता थी। हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु खोज, कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार या कब इसके बारे में, कैसे या किसने, कब इसके बारे में, कौन कौन से लोग हैं जो इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी दिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या इस सभ्यता के बारे में पहली बार जो जानकारी दे रहे हैं वो चार्ल्स मेसन महोदय थे। चार्ल्स मेसन महोदय, इन्होंने 1826 ईस्वी में पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। लेकिन इन्हें जो है कुछ हड़प्पी टीले प्राप्त हुए, और इन्होंने माना कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इस बात का उल्लेख इन्होंने अपने प्रसिद्ध लेख नेटिव ऑफ जर्निस में किया। जर्निस किसमें किया? नेटिव ऑफ जर्निस ने किया। पुनः हम देखते हैं 1856 ईस्वी में ब्रंटन ब्रदर रेलवे में इंजीनियर थे, और ये लोग जो है लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछवाने का काम कर रहे थे। और इन लोगों ने इन रेलवे लाइन पर बिछाने के लिए हड़प्पा क्षेत्र से वहीं से कुछ रोड़े मिले, या कुछ ईटे टाइप के रोड़े मिले, जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के काम में उसको लिया। इन लोगों को लगा कि यहाँ पे कोई खंडहर रहा होगा, या पूर्व में कोई मकान रहा होगा, या खंडहर रहे होंगे। इससे ज्यादा इन्हें कोई जानकारी नहीं मिला। उसके बाद देखते हैं 1853 से लेकर 1856 ईस्वी के मध्य अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने इन्होंने हड़प्पा क्षेत्र का कई बार दौरा किया और इन्हें वहां से कुछ मुहरे भी मिले और इन्होंने कुछ मुहरों को लेकर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया और इन्होंने अनुसंधान भी करने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। पुनः हम देखेंगे सन 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल महोदय जो भारत में पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, इस जॉन मार्शल के निर्देश में इनके साथ दो भारतीय दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी इन्हीं जॉन मार्शल के निर्देश में दो भारतीयों ने पहली बार जो है हड़प्पा नामक स्थान पे खुदाई किया। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। और जब खुदाई हुई तो एक ऐसी सभ्यता मिली कि इसको देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई और चर्चा का विषय बन गया। और अभी तक लोग जानते थे कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, लेकिन सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी या जॉन मार्शल इन सभी लोगों ने इस बात को झुठला दिया कि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता न होकर कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम यहाँ पे खोज से इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता का पहली बार इसके अनुसंधान का प्रयास किसने किया? तो चार्ल्स मेसन महोदय। और इन्होंने चार्ल्स मेसन देखिए कभी कभी पूछ देता है कि चार्ल्स मेसन अपने इस अनुसंधान का या जो दौरा किए थे या कुछ इनको अनुभव हुआ था, इस बात को इन्होंने अपनी इनका लेख था आपका नेटिव ऑफ जर्नीस में इसका प्रकाशन किया, लेकिन इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। अर्थात कौन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की कुछ जानकारी करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स मेसन थे। किसके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। और इनके साथ कौन भारतीय थे? दो भारतीय, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। आप जानते होंगे कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? ये भारत में पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। तो यहां से आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। हम आगे अब चर्चा करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्या था, इसका तिथि क्या था, मतलब हड़प्पा सभ्यता की समय क्या था या कब हड़प्पा सभ्यता रहा होगा। आप जानते होंगे कि इतिहास को हम 3 भागों में, यहाँ थोड़ा सा हम हट के देखते हैं, अभी ये समझ में आएगा कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। मतलब कितने भागों में? 3 भागों। प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा काल जहां पे केवल हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहते हैं। मतलब ऐसा काल जहां से हमें पुरातात्विक साक्ष्य केवल प्राप्त होते हैं, यहाँ से कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। ऐसे काल को हम प्राक ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल जहां से हमें पुरातात्विक और लिखित दोनों प्रमाण मिलते हैं या मिले हैं, लेकिन आज तक हम लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसे काल को हम अर्ध ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब इसी अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका सिंधु घाटी की सभ्यता आता है। आप जानते भी होंगे कि यहाँ से हमें तमाम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य अभी तक पढ़ा
नहीं गया है। तो यह किसके अंतर्गत आता है? अधैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और जबकि ऐतिहासिक काल जहां से हमें लिखित विवरण या पुरातात्विक लिखित दोनों मिलता है और जिसे लिखित को हम आसानी से पढ़ और समझ लेते हैं, ऐसे काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत मौर्य युग से होता है। कहां से होता है? मौर्य युग से होता है। और जबकि अधैतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करेंगे। और यहाँ पे हम पाषाण वगैरह की बात करते हैं। तो हम आते हैं मूल टॉपिक। तो आप जानते होंगे कि यह अधैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो लिखित विवरण मिला है हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए तमाम विद्वानों ने सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसकी डेट निर्धारण अपने अपने स्तर से करना शुरू कर दिया। पहली बार अगर कोई निर्धारित कर रहा है तो वो है आपकी जॉन मार्शल महोदय। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार डेट का निर्धारण कौन कर रहे हैं? जॉन मार्शल। इन्होंने क्या निर्धारित किया? 3250 ईसा पूर्व या बीसी कहिए 2750 ईसा पूर्व। तो पहली बार आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के डेट का निर्धारण किसने किया? तो जॉन मार्शल ने किया। आपका 3250 से लेकर आपका 2750 ईस्वी। जबकि आप देखेंगे आपका 2350 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईसा पूर्व आपका ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। यह क्योंकि कार्बन डेटिंग मशीन C14 द्वारा प्रमाणित है। ये कार्बन डेटिंग क्या होता है? इसके माध्यम से मतलब पुराने जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है और इसी के द्वारा जो है आपका निर्धारण जो किया गया है 2350 से लेकर 1750। तो इसको मैक्सिमम लोग इसी को मानते हैं और इसका निर्धारण किया था डीपी अग्रवाल ने। किसने किया था? डीपी अग्रवाल ने किया था। अब मैक्सिमम आज देखा जाए तो ये सर्वमान्य है, लेकिन आपका जो मार्टिन व्हीलर महोदय हैं ये आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। इसको भी बहुत सारे विद्वान मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए मेरे अनुसार तो सर्वाधिक प्रमाणिक डेट या विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी देखते हैं सबसे प्रमाणिक डेट आपका डीपी अग्रवाल जो कार्बन डेटिंग मशीन C14 द्वारा प्रमाणित है। अब यहाँ पे डेट के बारे में तो विभिन्न विद्वानों ने बहुत सारे डेट दिए हैं और डेट आपको परीक्षा में विशेष रूप से कोई डेट पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर बनता भी है तो यहीं से आपका एक दो क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। ठीक है, तो फिर हम अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। एक खोज हो गया, खोज के भी बारे में आपने देखा, तिथि के भी बारे में आपने देखा। अब आपका जो दूसरा टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका तिथि हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, आप देखे भी होंगे कहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता लिखा होता है, कहीं पे हड़प्पा सभ्यता लिखा होता है, कहीं पे कुछ लिखा होता है। तो आखिर ये सभ्यता एक ही है कि कई है? तो यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका एक नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जब पहली बार इस सभ्यता की खुदाई हुई तो मैक्सिमम बस्तियां सिंधु नदी के आसपास हुई। इसके पहले भी आप जानते होंगे कि जो तमाम पुरानी सभ्यताएं हैं वो भी प्रमुख नदियों के किनारे बसी हुई थी। तो यहाँ पर जब खुदाई हुई तो सर्वाधिक जो बस्तियां मिल रही हैं सिंधु नदी के किनारे मिल रही हैं, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में देखा गया कि इससे ज्यादा बस्तियां, लगभग 80% से ज्यादा बस्तियां सरस्वती नदी घाटी में मिलने लगी। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इस सभ्यता को एक और नाम दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक, तो सबसे ज्यादा बस्तियां कहां मिल रही? सरस्वती घाटी में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। और इसका
तीसरा नाम देखेंगे हड़प्पा। आप जानते होंगे कि इतिहास में एक प्रचलन है कि जहां से अगर कोई उस स्थान या कुछ नामकरण को लेकर समस्या हो रही है तो जहां पे जो चीज मिलता है उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पहली बार खुदाई हुई वो हड़प्पा नामक स्थान पे हुई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको एक नाम और से भी जानते हैं, इसका नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। इसको एक और नाम कौन सा, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने कांसे का प्रयोग किया था। कांसा कभी देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछा है कि कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा जो है तांबा प्लस टीन का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि ये हड़प्पा वासी। अब यहाँ पे देखिए कई क्वेश्चन बन जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे परिचित थे, तो भाई टीन से भी परिचित थे, तांबे से भी परिचित थे और कांसे से परिचित थे। अर्थात यह टीन, तांबा, कांसा, और कांसा फिर क्वेश्चन पूछता है कांसा किसका मिश्र धातु है, तो यह तांबा टीन का है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहां से भी कई क्वेश्चन, तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जब खुदाई हुई तो सिंधु नदी के आसपास बहुत सारी बस्तियां मिली, लेकिन जब खुदाई का दायरा बढ़ा तो देखा गया सरस्वती नदी घाटी में सर्वाधिक बस्तियां मिल रही है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। जो स्थान पे पहली बार खुदाई हुई उस स्थान का नाम हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से, और चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे का सर्वाधिक प्रयोग किए, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। आप देखते होंगे मोहनजोदड़ो से कांसे की नरकती और दैमाबाद से कांस्य रथ मिला है, तो तमाम चीजें मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनता है आपने देख लिया। अब हम आगे चर्चा करते हैं अगले तरफ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार क्या है, कहां तक इसका विस्तार है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार। अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्र विस्तार की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहां तक फैला हुआ है, इसका विस्तार कहां तक है, तो यहां पर हम इसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पे सॉरी एक मिनट, देखिए ये हम क्षेत्र विस्तार के बारे में, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक ही मैप से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उत्तर होता है, और नीचे का भाग दक्षिण होता है, और ये पूर्व और ये पश्चिम होता है। आप जानते होंगे, जैसे आप आज ही देखिए भूगोल में पढ़ते होंगे, भारत का सबसे उत्तरी सीमा कौन है, दक्षिणी सीमा कौन है, पूर्वी सीमा कौन है, पश्चिमी सीमा है। तो ऐसे आपका हड़प्पा सभ्यता से भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, कितने देशों में सब था, इसका पूर्वी सीमा कौन था, पश्चिमी सीमा कौन था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका जो सबसे उत्तर में स्थान था आपका मांडा। ये मांडा आपका कहाँ पे है, ये मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो और यहाँ पे देखते हैं दक्षिण में कौन सा स्थान है, दैमाबाद। ये दैमाबाद कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। और पूर्व में आपका आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ पे है, ये आपका मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर ये कहाँ पे है, ये आपका बलूचिस्तान, ईरान की सीमा से सटे है बलूचिस्तान। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता, अब देखिए कहां से कहां इसका विस्तार था, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण, मांडा से लेकर दैमाबाद तक,
और कांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर तक, ये इसका पूरा विस्तार था। तो अब फिर क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर। ये रेलवे में कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सुतकांगेडोर है। फिर आपका क्वेश्चन पूछता है कि मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा आपका चिनाव नदी के किनारे। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में आपका चिनाव नदी बहता है। ये फिर पूछेगा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। आपका दैमाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? आपका दास की नदी के किनारे है। अब देखिए फिर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व की दूरी क्या है या उत्तर से दक्षिण की दूरी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में उत्तर से दक्षिण की दूरी या पूर्व से पश्चिम की दूरी, आपका कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो आपका पूर्व से पश्चिम की दूरी है आपका 1600 किलोमीटर, और जबकि उत्तर से दक्षिण की दूरी है आपका 1400 किलोमीटर। फिर आपका क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए एग्जैक्ट अगर बात करते हैं तो 12,99,600 वर्ग किमी है, ठीक है। लेकिन आपको विभिन्न स्थानों पे मिलेगा लगभग 13 लाख वर्ग किमी। 13 लाख वर्ग किमी। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 12,99,000, लगभग 13 लाख वर्ग किमी। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। तो यहाँ पर हम ये कभी नहीं भूलेगा, आप देख लीजिए कि आकार कैसा है। आप यहां से ऐसे मिलाइए, देखिए यहां से ऐसे मिलाते हैं, फिर ऐसे मिलाते हैं, फिर ऐसे मिलाते हैं, यहाँ देखिए इसका आकार कैसा बन गया? त्रिभुज की भांति बन गया। इसका आकार, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वर्तमान में कितने देशों में है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह वर्तमान में आपका 3 देशों में है। आपका भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वर्तमान में कितने देशों में है? आपका 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जब हुई तो छोटी बड़ी बस्तियां मिलाकर लगभग 1400 से ज्यादा बस्तियां प्राप्त हुई हैं। अब तक लगभग 1400 से ज्यादा बस्तियां प्राप्त हुई हैं। यही हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले लगभग 40 से 85 बस्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो आज खुदाई में छोटी बड़ी बस्तियां मिलाकर लगभग 1400 से ज्यादा बस्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें लगभग 900 से ज्यादा बस्तियां भारत में मिली हैं, लगभग 500 से ज्यादा बस्तियां पाकिस्तान में मिली हैं, और जबकि अफगानिस्तान में केवल 2 बस्तियां मिली हैं। तो इस तरह से आपका भारत में 900 से ज्यादा बस्तियां, पाकिस्तान में 500 से लगभग 500 बस्तियां, और अफगानिस्तान में केवल 2 मिले हैं। तो इस तरह से मतलब आज वर्तमान में 1400 से ज्यादा बस्तियां मिली हुई हैं। और लेकिन इन सभी बस्तियों को नगर की संज्ञा नहीं दी गई, केवल इनमें से कुछ को ही नगर की संज्ञा दी गई। तो मुख्य रूप से देखा जाए किन्हें नगर की संज्ञा दी गई, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चंदीउदड़ो,
धौलीवीरा, लोथल, लगभग 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई। और यहाँ से आपके विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से विभिन्न प्रकार के साक्ष्य पूछे जाते हैं। ये किस नदी के किनारे हैं और ये स्थान इनका कहाँ पे है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, इनकी खोज कौन किया था और इनको कब खोज की गई थी, और इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना।